ओके यस वेलकम बैक टू द चैनल स्कॉलर। सो माय नेम इज शाहरुख सैफी। तो बच्चों गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि आज से सोशलॉजी क्लास 12th की रिवीजन स्टार्ट हो रही है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आपका जो सिलेबस है बच्चों वो 99.9% कंप्लीट हो चुका है और आज इवनिंग की जो क्लास होगी 7 PM उसमें 100% हो जाएगा। सर कैसे? देखिए लेट मी एक्सप्लेन। आपका चैप्टर नंबर 6 का मैंने फर्स्ट पार्ट लास्ट वीडियो में करवा दिया था और आज पार्ट 2 करवा रहा हूँ जो कि एंड हो जाएगा शाम को। ठीक है, ये एंड है, इसके बाद सिलेबस कंप्लीट। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपकी जो रिवीजन है अभी से स्टार्ट करा देता हूँ चैप्टर वाइज। तो ध्यान रखना बच्चों, वन शॉट वन रिवीजन। आई मीन कि एक वीडियो में आपको एक चैप्टर की कंप्लीट रिवीजन देखने को मिलेगी। अगर आप चाहते हो डीप तरीके से पढ़ना तो मैं तो आपको यही रिकमेंडेड करूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाइए और चैप्टर वाइज आप देखिए, पार्ट में मैंने ऑलरेडी कवर करा रखा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 2 द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी वो कवर करवाने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। जिन बच्चों ने चैप्टर देख रखे थे पहले तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होने वाला है। ठीक है, और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मेरे बारे में, हो सकता है बच्चे नए भी ऐड होते हैं, मेरा फर्ज है उन बच्चों को बताना। सो यस, माय नेम इज शाहरुख सैफी और इस स्कॉलर चैनल पे 11-12 की मैं सोशलॉजी कवर करवाता हूँ और साथ ही अभी मैं पॉलिटिकल भी करवा रहा हूँ जो कि 4 बजे क्लास होती है, बोथ क्लासेस 11 एंड 12 MWF और TTS। So if I'm talking about my education qualification, so I have completed my graduation in 2016 plus I have also cleared B.Ed, C.Ted and now I am pursuing MA Honors Political Science from IGNOU यूनिवर्सिटी। ठीक है, सॉरी। तो टाइमिंग की बात की जाए, सबसे ज़्यादा टाइमिंग की इश्यू रहता है, बच्चों को पता नहीं होती। तो डेली बच्चों 7 PM आप कनेक्ट हो सकते हो। 11 के हो तो TTS आपकी क्लास चलेगी, 12 के हो तो MWF आपकी क्लास चलेगी। ठीक है, तो याद रखना। और अगर आपको कोई पढ़ाई करते वक्त डाउट आता है तो यही सजेस्ट करूंगा, ऐप को डाउनलोड करो अनअकैडमी लर्निंग वाली और अनलिमिटेड डाउट वहाँ पे पूछो। ऑप्शन मिलेगा आस्क का डाउट का, इन स्टेप को फॉलो कीजिएगा, सॉल्यूशन आपके हाथ में। और साथ ही कोई कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगता है तो आप रिपोर्ट कर सकते हो, सही रिपोर्ट किया है तो क्लेम भी कर सकते हो अपना प्राइस। उसी तरह मेरा सजेशन है, जो PDFs होती है जो PDFs होएगी, जो लिंक्स होते हैं, जो अपडेट होती है ना CBSE से रिलेटेड, और साथ ही जो क्विज वाले सेशन, तो स्कॉलर चैनल जो है आप यहाँ पर भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किया। बट आपको स्कॉलर चैनल जो टेलीग्राम ऐप है डाउनलोड कर रखी तो अच्छी बात है, नहीं कर रखी तो प्ले स्टोर से इजीली मिल जाएगी, डाउनलोड कीजिएगा, फ़ोन नंबर डाल के लॉगिन कीजिएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में है स्कॉलर चैनल का। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम का। ठीक है, अगर इनवैलिड बताता है तो आप सर्च कर लेना स्कॉलर, इस लोगों के साथ चैनल मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेनिफिट लीजिएगा। ठीक है, ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है 9th 11th वाले स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं उन्हें सजेस्ट आप कर सकते हो। बट आपके लिए भी है बच्चों मॉक टेस्ट लाइव, वो भी एवरी वीक होता है, परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो, CBSE गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही होता है। तो अगर 10th की बात की जाए बच्चों तो 10th वालों का ये डेट है और 12th की ये डेट है। ठीक है, तो 5 से 6:30 PM के बीच में आपका होता है एवरी वीक। एनरोल फ्री कर सकते हो, इस कोड को अप्लाई करना कंपलसरी होगा। ठीक है, फ्री के लिए। और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, जहाँ पर आप घर बैठे लाइव क्लासेस ले सकते हो, अनलिमिटेड कोर्स एक्सेस आपको मिलता है टॉप एजुकेटर के थ्रू, रेगुलर डाउट सेशन भी होते हैं, एग्जॉस्टिव कवर कराया जाता है, मेंटोरशिप आपको, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट और बैच कोर्सेज, इतने सारे फीचर्स, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में हैं बच्चों। बस आपके लिए और एक अच्छी चीज़ है कि जब आप कोई भी प्लान लोगे तो जब ये वाला कोड डालोगे तो 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आइकॉनिक में अगर 1-to-1 पढ़ना चाहते हो तो पर्सनल मेंटोरशिप में आपको लाइव डाउट और वीकली रिपोर्ट के साथ स्टडी प्लान भी आपको मिलेगा और पेरेंट्स कनेक्टिविटी, यानी आपके साथ आपके पेरेंट्स भी कनेक्ट हो सकते हैं। और यहाँ की प्राइस बात की जाए तो एप्लीकेबल है ये वाला कोड भी आपके लिए। ठीक है, और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा बच्चों कि जो कोई भी कोर्स लो तो ये कोड अप्लाई करना, सभी पे एप्लीकेबल है 10% डिस्काउंट के लिए। और अगर आप चाहते हो फ्री कंटेंट ऐप पे लेना, प्लस कोर्स को खरीदने से पहले, तो ऐप पर आप जो फ्री कंटेंट होता है स्पेशल क्लासेस वाला, तो आप पहले वो वाली ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरी प्रोफाइल है SHA07 की। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेरी प्रोफाइल का, आप देख सकते हो, क्लिक करोगे मेरा कंटेंट आ जाएगा वहाँ पे जल्द ही, तो आप फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, और जब इनवाइट कोड आपसे पूछेगा कोई भी वीडियो डालने के लिए तो आप यही वाला डाल देना, तो आप ईजिली एक्सेस कर सकते हो। बट ये है कि वो सिर्फ फर्स्ट टाइम आपको डालना पड़ता है। ठीक है, और ये सभी फीचर्स आपको वहाँ पे मिलते हैं, लाइव रियल टाइम
इंटरेक्शन मिलेगा, चैट इमोजी आप सेंड कर सकते हो, आज का क्वेश्चन कर सकते हो, और वहाँ पे क्विज भी चलता है मेंटी टाइप का, ठीक है, लीडरशिप बोर्ड के साथ, तो आप देख सकते हो कॉल में पार्टिसिपेट करने के लिए। चलिए बच्चों, तो ये एक बेसिक्स इन्फॉर्मेशन थी, होप्सो कि आपको ये पता होगी, नहीं पता होगी तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। तो बच्चों हम रिवीजन में हम वन शॉट का सीरीज़ लेके आए हैं, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ आज का जो हमारा चैप्टर है वो है बच्चों आपका चैप्टर नंबर 2, क्योंकि 1 तो वैसे भी नहीं आ रहा, तो चैप्टर नंबर 2 ही आपका 1 है, तो जो कि है द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो नाउ क्वेश्चन इज कि सर व्हाट इज डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, तो ऑब्वियसली आपको चैप्टर की थीम के बारे में एटलीस्ट उसकी जानकारी तो होना जरूरी है, और सोशियोलॉजी में 4 ही तो चैप्टर है, तो डीप तरीके से हम लेके चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की टाइप्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा डीप आई है, यानी कि जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर जारी किया है ना, उसके अंदर बच्चों काफ़ी डीप तरीके से क्वेश्चन दिए गए, काफ़ी एनालाइज करना पड़ेगा आपको, तो इजी भी है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट कोई बात नहीं, हमारा तो सिलेबस कवर, अब हम सारे प्रैक्टिस एमसीक्यू की करेंगे हर एक टाइप की। तो रिवीजन में सबसे पहले हम बात करें इस चैप्टर की, तो नाउ क्वेश्चन है कि सर व्हाट इज डेमोग्राफी। तो देखिए बच्चों, मीनिंग की बात करें सिंपल वर्ड में, तो आ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, तो जब भी डेमोग्राफी का रिलेशन आएगा तो आप पॉपुलेशन के साथ कनेक्ट कर सकते हो, और जो स्टडी होती है यहाँ पे एक सिस्टमैटिक तरीके से होती है, सिस्टमैटिक तरीके से आप पढ़ते हो, अच्छे नंबर लाते हो, और उसी तरह जो डेमोग्राफी का जो कलेक्ट किया जाता है डेटा, वो भी एक सिस्टमैटिक तरीके से किया जाता है। सर थोड़ा बहुत और एक्सप्लेन कीजिएगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इस वर्ड की ओरिजिन कहाँ से हुई थी। एग्जामिनर आपसे 4 ऑप्शन दे देगा, बताइए डेमोग्राफी वर्ड जो था वो किस लैंग्वेज से लिया गया था। लैटिन उस वर्ड में इंक्लूड होगा उस ऑप्शन में, तो अगर आपको पता होगा तो लैटिन पे आप क्लिक कर दोगे और 1 नंबर आप इजिली गेन कर सकते हो, ठीक है। तो मीनिंग की बात की जाए तो डेमोस और ग्राफिन 2 वर्ड से मिलकर बना था, जिसका मतलब था डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल, तो ये सिंपल है। चलिए, इन डेमोग्राफी वी बेसिकली स्टडी द ट्रेंड्स एंड प्रोसेस एसोसिएट विद पॉपुलेशन, लाइक सर जैसे कि इसमें आप बात करते हो चेंजेस इन पॉपुलेशन साइज। आप जानते हैं कि 2011 में जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो 1.2 थी, यानी कि 120 करोड़ थी। 2021 में आते आते 1.35 यानी 135 करोड़ से ज़्यादा की होगी। अभी एक्चुअल डेटा नहीं आया क्योंकि सेंसस जो है वो प्रोसेस में है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम चेंज इन पॉपुलेशन साइज की घटी बढ़ी, और उसके लिए जैसे बर्थ रेट काउंट किए जाते हैं, डेथ रेट काउंट किए जाते हैं, इवन माइग्रेशन, लोग अपना देश भी तो छोड़ते हैं और एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं, और साथ ही स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन लाइक अ सेक्स रेशियो, तो ये इसलिए काम आता है डेमोग्राफी, ठीक है। और टाइप्स की बात करें तो बच्चों बेसिकली 2 टाइप्स की आपको डेमोग्राफी देखने को मिलती है, एक है फॉर्मल, 1 इज फॉर्मल, सेकेंड इज सोशल। तो फॉर्मल की जब बात आएगी, औपचारिक की, तो यहाँ पर जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो क्वांटिटेटिव फील्ड का होता है, यानी कि एक नंबरिंग में होता है। बट जब सोशल की बात आती है तो सोशल एस्पेक्ट यहाँ पर देखे जाते हैं, कौन कौन से, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली। तो ये सब चीज़ें मैटर करती है टाइप्स में डेमोग्राफी का डेटा कलेक्ट करने में। ये चीज़ आपको पहले से भी पता ही होगी अगर आपने चैप्टर को देख रखा है तो, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों की एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो सबसे पहले एक बेसिक जानकारी आप जान लीजिएगा कि इसकी शुरुआत हुई कहाँ से थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी बच्चों यूरोप कॉन्टिनेंट से, ठीक है। जो फाउंडर थे, 11th क्लास में आप पढ़ के आ चुके हो, अगस्त कॉम्टे, ठीक है। इंडिया के अंदर जीएस घुर्रे को माना जाता है। अभी यार टर्म 2 में इनके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। और साथ ही इंडिया के अंदर जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, तो 1990 में हुई थी, और बॉम्बे विश्वविद्यालय था, बॉम्बे, एक मिनट, बॉम्बे यूनिवर्सिटी। तो ये एक बेसिक सी जानकारी आपको ये पता होनी चाहिए। यूरोप कॉन्टिनेंट में शुरुआत हुई थी 18th सेंचुरी में, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, ऑलमोस्ट 200 साल हो चुके हैं, ठीक है, डबल सेंचुरी लग चुकी है। और फाउंडर जो थे वो अगस्त कॉम्टे थे, ठीक है, फ्रेंचमैन थे। और इंडिया में जीएस घुर्रे को फादर माना जाता है इंडियन सोशियोलॉजी का, और इसकी स्टार्टिंग 1990 में हुई थी बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। ऑल्सो कि आपको इसके बारे में पता होगा, और अब तो ये काफ़ी तेज़ी से पॉपुलर होता भी जा रहा है, ठीक है। तो एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी की बात करें तो 18th सेंचुरी में यूरोप में इंसिडेंट होता है, स्पेशली किस चीज़ का, देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट एज अ प्रिंसिपल फ्रॉम अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स।
यानी वहां पर अब पॉपुलेशन के बारे में और डीप तरीके से जानकारी इकट्ठे करने के लिए एक नई चीज आई, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया, जिसके अंदर उन्होंने डेटा को कलेक्ट करना स्टार्ट किया। तो उसका जो रीज़न था वो ये था कि मतलब जो इम्पैक्ट पड़ा वो था कि डेवलपमेंट ऑफ स्टेट, यानी स्टेट के डेवलपमेंट के बारे में और ज़्यादा सोचा गया। और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड थी, लाइक पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट, ओके। द सेकेंड इज पॉलिसिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ग्रेट। इकोनॉमिक पॉलिसी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज की किस टाइप की होगी, टैक्सेशन कैसा लोगों पे लगेगा, रेवेन्यू जनरेशन किस टाइप का होगा। तो ये सब जो चीज़ें थी इम्पैक्ट हुआ था डेवलपमेंट ऑफ स्टेट से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सब काउंट होता है। अब बात आती है मॉडर्न सेंसस की। तो ये जो मॉडर्न सेंसस थी इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1790 में अमेरिका में स्टार्ट हुई, और उसके बाद ये जो थी वो यूरोप में भी देखने को मिली, और उसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर भी पड़ा। तो इंडिया के अंदर जो मॉडर्न सेंसस थी वो बिटवीन 1867 टू 72 के बीच में हुई थी, जो कि एक इनिशिएटिव था ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट का, क्योंकि उस समय तो हम कॉलोनियल थे उनके, तो इसलिए उन्हीं के अंडर में हुई थी। और 1881 में एवरी 10 ईयर के लिए इंडिया के अंदर सेंसस को लागू किया गया था। तो लाइक एग्जांपल के तौर पे 2001 में, फिर 2011 में, फिर 2000 अब 21 चल ही रहा है, ठीक है। आने वाला टाइम 2031 में होगी, फिर 41, फिर 51। तो ये जो सीक्वेंस ऑर्डर है ना वो इस टाइप का अपनाया गया है। तो 1881 से अब तक हम यहाँ तक करते आ चुके हैं, ऑलमोस्ट 14वीं 15वीं चल रही है, ठीक है। तो याद रखना एग्जामिनर से पूछ सकता है कि इंडिया में कब से हुई थी, तो 1881। ऑप्शन और भी होंगे बट आपको पता होगा तो अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद ये जो सब चीज़ें होती है, ये जो सब चीज़ें होती है लाइक का सोशल स्टैटिस्टिक एंड या फिर डेमोग्राफिक डेटा, ये इंपॉर्टेंट होता है बच्चों हेल्प करने में प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए। इसलिए ये सारी चीज़ें क्या की जाती है, कलेक्ट की जाती है। होप्स हो कि आप एमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे, एक सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा वाटर पी ले। ठीक है बच्चों, अब आगे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। मुझे लगता है कि इस लेसन की ये बैकबोन है, और एग्जाम में इस वाले से 2 से 4 क्वेश्चन इजीली तरीके से पुट किए जा सकते हैं। आई एम रियली सॉरी, ठीक है। तो ये अब ध्यान रखना। तो दी मोल्थियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, तो एक इंसान है, ठीक है, विद्वान है, माफ़ कीजिएगा, जिनका पूरा नाम है थॉमस रॉबर्ट मोल्थस। ये इकोनॉमिक्स भी है, पॉलिटिकली भी है, इंग्लिश मैन भी है। तो इन्होंने एक थ्योरी दी थी पॉपुलेशन ग्रोथ को लेके, और स्टार्टिंग में इनकी जो थ्योरी थी वो इम्प्लीमेंट की तो सही भी थी, बट इस थ्योरी को एक टैग दिया गया था, वो था पेसिमिस्टिक, इट्स मीन निराशावादी। अब वो इनकी थ्योरी ये निराशावादी क्यों थी वो आपको जानना जरूरी। इन्होंने इस पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर जो थ्योरी दी उसके ऊपर अपने कुछ सजेशंस भी दिए, और उन सजेशन को क्रिटिसाइज भी किया गया, और एंड ऑफ द टाइम इनकी थ्योरी को गलत साबित कर दिया। अब वो किन के द्वारा गलत साबित किया गया था वो भी आपको पता चलेगा। तो एक शुरुआत से लेकर एंड तक क्या था इस मोल्थियस थ्योरी के अंदर, वो सभी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग हम करेंगे जिन्होंने थ्योरी दी थी थॉमस रॉबर्ट मोल्थस के साथ। ये इनका टाइम पीरियड यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। देखिए बच्चों, among the most famous theory of demography is the one of the associated with English political economics थॉमस रॉबर्ट मोल्थस, और ये इनका टाइम पीरियड। तो भैया जो जनसांख्यिकी को लेकर जितनी भी फेमस थ्योरी दी गई है उनमें से एक थ्योरी है थॉमस मोल्थस की, जो कि एक इंग्लिश पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स रह चुके हैं। इन्होंने ही वाज एन इंग्लिश पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स who work as the professor of history and political economics at the training center for the officer recruited in ICS इंडियन सिविल सर्विस के लिए ये वहाँ पे प्रोफेसर थे। इन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर ये अपनी प्रिंसिपल दिया था, ठीक है। तो ये एक छोटी सी जानकारी इनके बारे में होगी। ये जो इन्होंने सिद्धांत दिया था, प्रिंसिपल दिया था, वो दिया था एशियन पॉपुलेशन पे। एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि कहाँ दिया था, एशियन पॉपुलेशन पे। और ये एशियन पॉपुलेशन कब था, तो आपको ऑप्शन इसमें भी मिल सकते हैं 70, 88 आपको क्लिक करना पड़ेगा। 1 नंबर आप यहाँ से मिले।
2 नंबर तो आपके यहाँ से यूं ही बन चुके हैं, जो फुल्ली चांसेस है आपसे पूछने में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ऑप्शन के क्लियर ही होगा। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो इनके बारे में, सेम हो गया। ठीक है, अब इनकी जो थ्योरी थी उसके ऊपर आप गौर कीजिएगा। ठीक है, इनकी जो थ्योरी थी उनके ऊपर गौर कीजिएगा। इन्होंने जो थ्योरी दी थी, ये कहते थे कि जिस स्पीड से पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, उस स्पीड से ये मानते थे कि एग्रीकल्चर में रिफॉर्म आना चाहिए, ताकि जो लोग हैं, जो ह्यूमंस हैं, हमें जो रिसोर्सेज है वो अच्छे तरीके से अवेलेबल हो सके और हम अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकें। बट ये कहते थे कि जिस स्पीड से एग्रीकल्चर में ग्रोथ आनी चाहिए, उस स्पीड से ग्रोथ नहीं आ रही है, बल्कि उस स्पीड से जो ग्रोथ आ रही है वो पॉपुलेशन ग्रोथ में आ रही है। और जिस स्पीड से पॉपुलेशन में ग्रोथ आनी चाहिए, उस स्पीड से एग्रीकल्चर में आ रही है। एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे एक एक्स है और एक वाई है, हम एक्स से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि भैया आपके 100 में से एटलीस्ट 60 नंबर तो आने चाहिए, और वाई से एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया आपके 100 में से 90 आने चाहिए। ठीक है, वाई जो है वो होशियार है और ये मिड है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। तो उल्टा हो रहा है, एक्स जो है वो 60 की जगह 90 ला रहा है और वाई जो है 90 की जगह 60 ला रहा है। तो ये यहाँ हो गया और ये यहाँ हो गया। उसी तरह एक्स पॉपुलेशन होगी और वाई आपका एग्रीकल्चर हो गया। तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि भैया पॉपुलेशन जो है 60 नंबर लाए, लेकिन वो ज़्यादा ला रही है 90, और एग्रीकल्चर से एक्सपेक्ट किया था कि 90 लाए, वो 60 ला रही है। तो ये ग्रोथ है। तो इस वजह से जो ये इनइक्वालिटी बनी है वो हमेशा क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ को बढ़ावा देते रहेगी और लोग अपना पॉवर्टी में अपनी लाइफ को एक्सपेंड करते रहेंगे, हमेशा वो नीचे ही रहेंगे। तो वो चाहते थे कि भैया ये ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए इन्होंने ग्राफ के थ्रू समझाया था। जैसे इन्होंने 2 रीज़न दिए थे, मतलब 2 बातें रखी थी। पहली जो थी, जो एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड थी, तो माफ़ कीजिएगा, जो पहली जो थी वो थी बच्चों जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इन्होंने पहली पॉपुलेशन को ली थी, तो इसके अंदर जो राइज है, ये जो बढ़ रही है, वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो रही है। लाइक आप देखोगे पॉइंट टू बी नोटेड में 2, उसके बाद ये 2x हो जाता है, उसके बाद ये इसका डबल हो जाता है, इसके बाद ये इसका डबल हो जाता है, इसके बाद ये इसका डबल हो जाता है। माफ़ कीजिएगा 32 आएगा। ठीक है, तो 2, फिर 2 से 4 पे बढ़ा, 4 से 8, फिर 8 से 16, फिर यहाँ पे 32, फिर 64, फिर ऐसे कंटिन्यू चलता है। तो ये जो ग्रोथ है वो कुछ ऐसे बढ़ते जा रही है, यानी कि डबल हो रहा है, हर कुछ डबल होता जा रहा है एक का। बट ऑन द अदर साइड एग्रीकल्चर में ये क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इन्होंने बोला था कि ये जो ग्रोथ है ना वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो रही है, और वो वाली जियोमेट्रिक में हो रही है। तो अर्थमेटिक में लाइक का 0 2, फिर इसका डबल होता है, यहाँ पर 2 का गैप आया 0 4, फिर यहाँ पे 2 का गैप आया 6, फिर 2 का गैप। तो ये 2 का गैप कॉमन है, 2 का गैप, 2 का टेबल चल रहा है। तो स्पीड जो है ना उसके कंपैरिजन में कम है, और जबकि होनी चाहिए थी ज़्यादा। तो इसलिए वो बोलते हैं कि भैया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमेशा से जब नीचे रहेगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ यूं ही बढ़ते रहेगी और लोग जो है वो पॉवर्टी में अपनी लाइफ को एक्सपेंड करते रहेंगे। और उनका रीज़न बता दिया था कि ये पॉपुलेशन ग्रोथ जब तक नहीं थमेगी तब तक प्रॉब्लम लोग फेस करते ही रहेंगे। और इनकी जो थ्योरी है वो यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि इन्होंने कुछ सजेशन भी दिए थे कि आप इस पॉपुलेशन ग्रोथ को कैसे कंट्रोल में ला सकते हो। चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, जब पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल में लाने की बात की जाती है तो मोल्टे सजेशंस देते हैं इनके ऊपर 2 टाइप्स के। द फर्स्ट इज प्रिवेंटिव चेक्स एंड द सेकेंड वन इज पॉजिटिव चेक्स। नाउ क्वेश्चन इज कि सर व्हाट इज प्रिवेंटिव चेक्स एंड पॉजिटिव चेक्स। तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, विद एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए तो अगर बात की जाए प्रिवेंटिव चेक्स की, तो इसके अंदर इन्होंने जो सजेशन दिए थे, सबसे पहले इन्होंने कहा था पोस्टपोंडिंग मैरिज। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 18 ईयर में शादी करते हो तो फुल चांस है कि विद इन 2 ईयर या 3 ईयर आपका 1 या 2 बेबी तो हो ही जाएंगे। ऑब्वियसली ये मिनिमम है, ज़्यादा होने का तो भैया 3 से प्लस भी हो जाते हैं। अगर आपने 18 की एज में शादी करी तो बिल्कुल 1 से 3rd ईयर के बीच में आपके बेबी होंगे।
उसी तरह अगर आप 25 में मैरिज करोगे तो ये जो 7 ईयर का गैप है, इससे तो ये पता चलता है कि आपका कोई बेबी नहीं होगा क्योंकि शादी नहीं हुई। तो जब शादी नहीं हुई तो बेबी नहीं हुआ, तो पॉपुलेशन यहाँ पे कंट्रोल में आ सकती है। गैप आएगा तो गैप की वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल में आ सकती है। तो वो कहते थे कि आपको जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा लेट शादी करनी चाहिए, इससे आप पॉपुलेशन कंट्रोल पा सकते हो। उसी तरह बोलते थे सेक्सुअल रिलेशन जो है ना, उसके ऊपर आप कंट्रोल कर लीजिएगा। यानी एक मैन और वुमेन के अंदर जो सेक्सुअल रिलेशन कायम होते हैं, तो जब सेक्सुअल रिलेशन होते हैं तो बायोलॉजिकल टर्म्स में क्या होता है, बेबी की उत्पत्ति होती है, बेबी पैदा होता है। बेबी पैदा होता है तो उसे पॉपुलेशन में काउंट किया जाता है, फिर ग्रोथ देखी जाती है कि कितनी जनसंख्या बढ़ी। तो अगर एक इंसान पहले ईयर में एक बच्चा करता है, फिर तीसरे ईयर में फिर 5, तो ये अगर वो गैप करेगा, कंट्रोल रखेगा, तब जाके पॉपुलेशन कंट्रोल लाई जा सकती है। क्लियर? चलिए, उसी तरह ये बोलते थे सेलिबेसी, इसका मतलब होता है ब्रह्मचार्य। आपने देखा होगा ना, सन्यासी मोह माया सब छोड़ दिए, तो अब वो शादी नहीं करेंगे। भैया शादी नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली यार बेबी पैदा नहीं होगा, ठीक है। तो जब बेबी पैदा नहीं होगा तो पॉपुलेशन कंट्रोल में आ सकेगी। तो सन्यासी बन के भी आप जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हो। ये इनके कुछ सजेशंस थे प्रिवेंटिव चेक्स को लेकर। ऑन द अदर साइड पॉजिटिव चेक्स में ये बोलते थे, थोड़े आपको सुनने में अजीब लग सकते हैं, ये ना जो नेचुरल डिजास्टर है, जो नेचुरल डिजास्टर लाइक फैमिन हो गया, एपेडमिक हो गया, अर्थक्वेक हो गया, फ्लूडिंग हो गया, तो इनका ये वो रेफरेंस देते थे। इनके आने से क्या होता है, ये नेचुरल डिजास्टर आने से क्या होता है, ऑब्वियसली रिसोर्सेज को तो लॉस होता ही है, बट ह्यूमन की लाइफ को भी काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब डेथ हो जाती है। जब डेथ होती है तो पॉपुलेशन डिक्रीज होती है, पॉपुलेशन डिक्रीज होती है, तो कंट्रोल में इस तरीके से लाई जा सकती है ना। सुनने में अजीबोगरीब, जैसे अभी पैंडेमिक चल रहा है कोविड, तो कितने सारे लोगों की डेथ हुई है, महामारी में अक्सर ऐसा हो जाता है, तो पॉपुलेशन डिक्रीज भी होती है इस वजह से। तो ये कुछ ऐसे सजेशंस देते थे पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर। अब एग्जामिनर कैसे पूछेगा कि आइडेंटिफाई ऑड, आइडेंटिफाई ऑड, तो 3 ये दे देगा, 1 इसका दे देगा, तो फेमिन वाला बिल्कुल ऑड होगा क्योंकि वो इसका है और बाकी 3 प्रिवेंटिव। तो आइडेंटिफाई प्रिवेंटिव चेक्स तो आपको मिक्स एग्जांपल देगा, अगर आप इसमें से अच्छे से आइडेंटिफाई कर लोगे तो आप इजीली उसे कवर कर सकते हो, ठीक है। ये है ऑल्सो कि बच्चों आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब नाउ क्वेश्चन इज कि सर इनकी जो थ्योरी थी उन्हें क्रिटिसाइज क्यों किया गया था, तो यहाँ पर हम क्रिटिसिज्म के बारे में बात करेंगे। तो क्रिटिसिज्म जो था, सबसे पहले जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा ब्लैक में है, मैं इसे मैं ज़रा वाइट में कर देता हूँ, परफेक्ट। ओके, तो जो क्रिटिसाइज था वो लिबरल्स एंड मार्क्सिस्ट के थ्रू किया गया था, स्कॉलर जो स्कॉलर थे, आप भी तो स्कॉलर हो इस चैनल पे जो आप पढ़े। तो असर्टिंग दैट पॉवर्टी वाज कॉज्ड बाय पॉपुलेशन ग्रोथ, उन्होंने ये बताया था, आंकलन किया था कि ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो पॉवर्टी की वजह से नहीं है, उन्होंने कुछ और रीज़न दिया था। द क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द प्रॉब्लम लाइक अ पॉवर्टी एंड स्टार्वेशन वर कॉज्ड बाय द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज रादर देन बाय पॉपुलेशन ग्रोथ। भैया मोल्टस तो बोलते थे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो इस वजह से है, लेकिन इन्होंने बोला था कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है ना वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से है, इकोनॉमिक को लेकर। आप जानते हो कि भैया जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए पड़े, अमीरों को कुछ ज़्यादा मिला हुआ है, मिडल को बिल्कुल मिड का, और साथ ही पुअर को कुछ कम है। तो ये जो रिसोर्सेज है वो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए इक्वल तरीके से, तो इसलिए वो इनको क्रिटिसाइज करते हैं कि भैया अगर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट अच्छे तरीके से हुए तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती, ठीक है। एन अनजस्ट सोशल सिस्टम, एन अनजस्ट सोशल सिस्टम अलाउ अ वेल्थी एंड प्रिविलेज्ड माइनॉरिटी टू लिव इन लग्जरी। तो बिल्कुल हमारा ये जो समाज है वो क्या है कि भैया अमीरों को तो एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए मजबूर कर देता है, या उनके लिए अच्छा है क्योंकि इनके पास कैपिटल है, बट ऑन द अदर साइड जो पुअर है वो बिल्कुल एक माइनॉरिटी की वजह से रहते हैं, एक ऐसी अपनी लाइफ एक्सपेंड करते हैं कि जहाँ पर बस रोटी मिल जाए वही काफ़ी है। तो ये अनइक्वल है, ठीक है ना, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। सो दैट इज़ द रीज़न कि इनकी जो थ्योरी थी उन्हें नकार दिया गया था। स्टार्टिंग में इम्प्लीमेंट हुई थी तो लोगों ने सच भी माना, बट आफ्टर सम टाइम
जब ये प्रूफ हो गया तो इनकी थ्योरी को भी डिक्लाइन यानी कि ख़त्म कर दिया गया, गलत साबित कर दिया गया। ठीक है, तो वाइल द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द पीपल फोर्स इन अ लिविंग पॉवर्टी, वो मैंने आपको बता दिया। तो बच्चों ये थी तो थॉमस मोल्थस की थ्योरी का कंप्लीट एनालिसिस, ऑल्सो कि आपको अच्छे से समझ भी आ चुका होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं बात करते हैं बच्चों द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में, परिवर्तन। तो देखिए एवरी सोसाइटी, हर एक समाज फॉलो अ टिपिकल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट रिलेटेड टू ग्रोथ। तो हर कोई ग्रोथ से रिलेटेड एक टिपिकल पैटर्न को फॉलो करता है। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में आप 3 फेजेस के बारे में बात करते हो। ठीक है, तो 3 बेसिक फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जैसे कि 1 जो है पहली स्टेज जो है स्टेज ऑफ लो पॉपुलेशन ग्रोथ इन अंडर डेवलप्ड सोसाइटी। जो पहली जो स्टेज है इसके अंदर जो होती है वो होती है अंडर डेवलप्ड, ठीक है, अल्प विकसित सोसाइटी। और यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ भी क्या होती है, काफ़ी कम होती है, लेकिन सोसाइटी भी क्या होती है, अंडर डेवलप्ड होती है। ठीक है, उसी तरह दूसरी जो स्टेज है स्टेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सपोलेशन और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है, तो इसके अंदर पॉपुलेशन थोड़ी बढ़ती चली जाती है। तीसरी वाली जो है ये सबसे बेटर होती है, क्योंकि स्टेज ऑफ लो पॉपुलेशन, जनसंख्या भी कम होती है यहाँ पे ग्रोथ, बट जो सोसाइटी होती है वो डेवलप होती है। तो पहली और तीसरी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, ये अंडर डेवलपमेंट है और ये डेवलप्ड है, तो काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो ये 3 स्टेजेस आपको ट्रांजिशन में, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में देखने को मिलती है। तो चैप्टर जब पढ़ाया था तो आपको एक बॉक्सेस में समझाया था 1 2 3, ठीक है, 3 बॉक्सेस 1 2 फर्स्ट सेकंड और थर्ड से। और सो कि आपको इसके बारे में पहले से भी पता होगा, डीप तरीके से आप देख सकते हो। नाउ वी विल टॉक अबाउट एक्सप्रेशन ऑफ डेमोग्राफिक कॉन्सेप्ट। तो इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे डेमोग्राफी के अंदर, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो मेन 2 कैटेगरी से रिलेटेड होंगे, एक होगा रेट से रिलेटेड और एक होगा रेशियो से रिलेटेड। तो रेट से रिलेटेड कौन कौन से हैं, तो देखिए बच्चे, जब रेट से रिलेटेड बात आएगी तो इसके अंदर जैसे बर्थ रेट इंक्लूड होगा, डेथ रेट इंक्लूड होगा, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोरालिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये सब इंक्लूडेड है। ऑन द अदर साइड रेशियो के अंदर सेक्स रेशियो, डिपेंडेंसी रेशियो, ये सब चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी, जिसके अंदर सभी के बारे में ऑलमोस्ट हमने बात करी थी। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है मैं उनके बारे में बात करूँगा। सबसे पहले बर्थ रेट, सबसे पहले बच्चों birth rate. What is birth rate? The birth rate is period of a total number of live birth per 1000 population divided by the length of the period in a year. तो 1 ईयर के अंदर कितने बच्चों ने जन्म लिया, 1000 से हम इसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमारी बर्थ रेट होती है। सेम बच्चों डेथ रेट होती है। द डेथ रेट इज ऑफन एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर। तो पर ईयर के अंदर 1000 पुरुषों पे कितने बच्चों की, मतलब 1000 व्यक्तियों पर कितने बच्चों की डेथ हुई, तो उससे हम डेथ रेट को काउंट करते हैं। ठीक है, ये आपको शायद पहले से भी पता होगा, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको चैप्टर में बताया भी था। ठीक है, और साथ ही पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर बात की जाए, पॉपुलेशन ग्रोथ की भी बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों, तो पॉपुलेशन ग्रोथ का मीनिंग क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन। अगर भैया जब कॉन्टिन्यूस इंडिविजुअल बढ़ते जा रहे तो वो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। और इसके अगर रीज़न की बात की जाए कि आखिरकार रीज़न क्या है, कि भैया अभी स्टिल भारत की जो पॉपुलेशन है 135 करोड़ से ज़्यादा की है, तो इसका रीज़न साफ है बच्चों, इसका रीज़न साफ है। लाइक देखिए, तो ओल्ड कल्चर आइडिया, पहला तो ये हो गया, लोग आज भी ना ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग को पाले रखे हुए हैं, जो प्रेजुडिस उनका बना हुआ है। प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह, जो पहले से गलत चीज़ है ना उसे वो आज भी फॉलो करते आए। कल्चर को अडॉप्ट करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अब गलत कल्चर को अडॉप्ट करके बैठे हुए हो और माइंड में फिट करके बैठे हो कि नहीं नहीं हमें ऐसे टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है वगैरह वगैरह, हम तो अपनी तरह से ही जिएंगे, तो ये एक गलत थिंकिंग है। तो इस वजह से क्या होता है, लोग अवेयर नहीं रह पाते अपने राइट्स को लेके, स्टेट पॉलिसी को लेके कि गवर्नमेंट उनके लिए क्या काम कर रही है, कम बच्चे पैदा होने पे क्या बेनिफिट मिलते हैं, तो उनकी वजह से वो अवेयर नहीं रह पाते अपने ओल्ड कल्चर आइडिया की वजह से। तो एक ये रीज़न हो सकता है। उसी तरह अर्ली मैरिज, तो ये तो एक बड़ा रीज़न है, जितनी जल्दी शादी उतनी जल्दी बच्चे, जितने जल्दी बच्चे उतना ही उनका कंट्रीब्यूशन पॉपुलेशन ग्रोथ में। इसलिए तो इंडिया ने 18 ईयर कर रखी है। अगर यहाँ 14 ईयर हो जाती तो मानिए 4 ईयर के अंदर कितने सारे बच्चे पैदा हो जाते,
जब ओवरऑल पॉपुलेशन की बात आती है, ठीक है। पॉवर्टी भी बच्चों एक रीज़न है। समटाइम क्या होता है, किसी की ज़्यादा बेटियां हो जाती है तो कोई बेटे की तलाश में और बच्चे पैदा करते रहता है, तो ये भी पॉवर्टी, ताकि वो उनका राइट हैंड लेफ्ट हैंड बन सके। ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग होती है इसमें, और साथ ही पॉवर्टी में अवेयरनेस कम हो पाती है लोगों को, तो अपने वो राइट्स के बारे में बात नहीं कर पाते। तो इनके लिए बस ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अगर पॉवर्टी पे कंट्रोल पा लिया जाए तो काफ़ी चीज़ें अच्छी हो सकती है, तो इसलिए एजुकेशन मैटर करती है। इलीगल माइग्रेंट, तो किसी भी देश के लिए इलीगल जो माइग्रेंट है बच्चों, वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, हानिकारक हो सकते हैं, कि अवैध तरीके से हमारे देश में घुस जाना और पॉपुलेशन कंट्रीब्यूशन में अपना रोल प्ले करना, तो इलीगल माइग्रेंट भी है। और उसी तरह बच्चों इलिटरेसी, अशिक्षा, जब लोगों को अपने राइट्स नहीं पता होंगे तो वो क्या होंगे, अवेयर नहीं होंगे, क्वेश्चन मार्क में रहेगा, ठीक है। तो नहीं पता होगा कि भैया पॉपुलेशन ज़्यादा करने से लॉसेस होता है और जो बेनिफिट है उन्हें नहीं मिल पाएंगे। तो इलिटरेसी से क्या होता है कि इलिटरेसी मतलब, लिटरेसी का मतलब ये नहीं है कि यार आप पढ़ लिख के अच्छी जॉब करो, नहीं, इसका मतलब ये है कि सोसाइटी में आप किस तरीके से रह रहे हो, आपको राइट्स पता है अपने, आपको सही गलत की पहचान है या नहीं है, आप कितना अच्छे तरीके से लोगों को बता पाते हैं, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये कुछ रीजंस थे, और भी आप इसमें काउंट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 5 ही रीज़न हो सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट भी इसके अंदर आप काउंट कर सकते हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ जाए, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न थे, ओल्ड कल्चर आइडिया, अर्ली मैरिज, पॉवर्टी, इलीगल माइग्रेंट। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा। द टर्म्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेफर टू द नंबर ऑफ अ ईयर पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव। इट्स मीन कि यार जैसे इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट इतनी है 69.9 या 70 की एवरेज ले लीजिए, कि ओवरऑल एवरेज इंडिया के अंदर एक इंसान 70 साल तक ही जी पाता है। और कुछ ऐसी कंट्री है जो वेस्टर्न है, जो ऑलरेडी डेवलप है, वहाँ पे ये रेशियो और भी ज़्यादा हो जाता है 18। और इसका आप रीज़न जानते हो, एनवायरनमेंट सबसे बड़ा चीज़ है। हेल्थ सिस्टम, जैसे हमारी कंट्री से अच्छे अच्छे हेल्थ सिस्टम उनके यहाँ पर है, तो लोग ज़्यादा लंबा सर्वाइव कर सकते हैं। पॉल्यूशन भी इसका एक रीज़न माना जा सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि एक कंट्री के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कितनी है, ठीक है। उसी तरह बच्चों एज स्ट्रक्चर के अंदर आप जानते हो कि द एज स्ट्रक्चर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। द एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन रेफर टू द प्रोपोर्शन ऑफ द पर्सन इन डिफरेंट एज ग्रुप रिलेटिव इन द टोटल पॉपुलेशन। तो इससे हमें पता चलता है जो एज स्ट्रक्चर हमारा किस तरीके से डिवाइडेड है। लाइक अगर बात की जाए तो 0 से 14 ये डिपेंडेंसी वाला होता है, यानी कि आश्रित होता है, मतलब वर्क नहीं करता, डिपेंड होता है अपनी फैमिली के ऊपर, जैसे बच्चे डिपेंड होते हैं अपनी फैमिली के ऊपर। लेकिन ये सबसे मेजर रोल प्ले करता है एक इकोनॉमिक के अंदर, एक जीडीपी को ग्रोथ लाने में, तो वो है बच्चों आपका एक्टिव ग्रुप, यानी वर्किंग ग्रुप, जो कि 15 से 59 वाला होता है। इस ग्रुप में हर कोई काम करता है, बिजनेस करे, जॉब करे, या कोई भी फील्ड में हो, छोटी हो बड़ी हो कैसी भी हो, तो ये एक्टिव होता है, ठीक है। और उसी तरह पहले ग्रुप की तरह एक तीसरा ग्रुप भी है, वो 60+ वाला है, ओल्ड एज वाला, जो रिटायर हो जाते हैं लोग। तो जब रिटायर हो जाते हैं तो वो डिपेंडेबल हो जाते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, की पेंशन आना घर के ऊपर वगैरह सारी चीज़ें, उनकी जमा पूंजी, तो ये डिपेंडेंसी होता है जो वर्क नहीं करता, ठीक है। तो ये एज स्ट्रक्चर हमें देखने को, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है बताइए एक्टिव ग्रुप कौन सा है, तो आप बता दोगे, या डिपेंडेंसी ग्रुप कौन सा है, ठीक है। चलिए अगला हमारा टॉपिक था बच्चों रूरल अर्बन कम्युनिटी डिफरेंसेस के बारे में। तो देखिए बच्चों, द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ ऑलवेज लिव इन रूरल एरिया। तो ऐसी थोड़ी इंडिया को एक एग्रीकल्चर स्टेट के नाम से जाना जाता है, कृषि प्रधान देश के नाम से जाना जाता है। और ये बिल्कुल ट्रू भी है कि स्टार्टिंग में जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी वो इंडिया के रूरल एरिया में रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 की जनना के अनुसार मोर पीपल लिविंग इन रूरल एरिया बट द पॉपुलेशन ऑफ अर्बन एरिया हैड इंक्रीज। तो उस समय भी 2011 में बहुत सारे जने रूरल एरिया में ही रहना पसंद करते थे, बट यहाँ पर एक डिफरेंट हमें ये भी देखने को मिला कि जो पॉपुलेशन थी अर्बन एरिया की उसमें भी इजाफा हुआ था, तो लोग शहरों की तरफ भी गए थे। एग्रीकल्चर यूज टू बी बाय फार द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ द कंट्री टोटल इकोनॉमिक प्रोडक्शन। तो आप जानते हो एग्रीकल्चर हमेशा जीडीपी में अपनी क्या करता है, ग्रोथ करता है, मतलब अपना पार्टिसिपेट करता है, देता है। तो बट टुडे इज कॉन्ट्रीब्यूशन अबाउट 1/6, बट अब क्या हो गया, धीरे धीरे इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/4 भी नहीं है, 1/4 भी नहीं है, 1/6 पार्ट है। तो आप देख लीजिएगा कितना पीछे रह चुका है। इसका क्या रीज़न है, देखिए आफ्टर इंडिपेंडेंस मेजॉरिटी ऑफ पीपल
live in rural area, but at present the population prefer to live in urban area. आज़ादी के बाद शुरुआत में माना ठीक है, बिल्कुल ऑथेंटिक है कि लोग रूरल एरिया ग्रामीण क्षेत्रों में रहना पसंद करते थे, बट आज के समय 1991 के बाद स्पेशली जब इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर आया तो लोगों ने अर्बन एरिया को अपनी प्रेफरेंस पे रखा और वहाँ पर लिव करना बेटर समझा। ठीक है, तो ये था डिफरेंसेस। और कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं रूरल अर्बन की। तो बात कीजिए सबसे पहले रूरल की, तो इनके करेक्टरिस्टिक्स में आता है कि यहाँ पर प्राइमरी रिलेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। भैया लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं, लिमिटेड साइज होता है यहाँ पर, मतलब कि जैसे गांव के अंदर जो पॉपुलेशन होती है वो काफ़ी कम होती है, हालांकि एरिया वाइज वो काफ़ी अलग अलग डिवाइडेड होते हैं, बट जिस एरिया में रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है, एग्रीकल्चर ही वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। सिंपल लिविंग लाइफ होती है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी वहाँ पे नहीं होती, और जॉइंट फैमिली वहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। एक ही वर्क में एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, मामा चाचा दादा नाना सब एक साथ रह रहे होते हैं। कम्युनिटी फीलिंग भी इस वजह से होती है, सरपंच होता है, गांव के लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं लिमिटेड साइज होने के कारण। अर्बन में सब चीज़ें चेंज होती है, लाइक यहाँ पर जो ऑक्यूपेशन होता है, काम होता है, कोई एक नहीं होता, डिफरेंट टाइप का होता है। लोग बिजनेस भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, और पॉपुलेशन काफ़ी लार्ज साइज में होती है क्योंकि बिखरी हुई होती है ना, काफ़ी लोग यहाँ पर निवास करते हैं। इकोनॉमी का डिवीज़न होता है, लोग अलग अलग कामों में लगे रहते हैं, तो इस वजह से इकोनॉमी का डिवीज़न हो जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन पीक लेवल पे यहाँ पर देखने को मिलता है, आप जानते हो औद्योगिकरण। कंपटीशन, कॉम्पैक्शन नहीं है, कंपटीशन है, कंपटीशन है नहीं, ये भी काफ़ी पीक लेवल पे देखने को मिलता है। एक कंपनी दूसरे कंपनी की कॉम्पिटिटर ही तो होती है। और इंडिविजुअल प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है, एक व्यक्ति को यहाँ पर प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है, जिसके अंदर स्किल होगी वो उतना ही अपने आप को डेवलप कर सकता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे रूरल अर्बन कम्युनिटी के बारे में। हो सके आपको पहले से पता भी होंगे, तो अभी भी आपको पता चल चुके होंगे। तो ये याद रखना, एग्जामिनर जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्पेशली इससे पूछेगा कि इसका कितना रहा 1/6। ठीक है, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना रहा, 1/6 रहा। अगला जो हमारा टॉपिक है, हमारा ये लास्ट टॉपिक है बच्चों, जो कि है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी से रिलेटेड। तो जिसमें बच्चों आप जानते हो कि इंडिया की पॉपुलेशन स्टिल 135 करोड़ से ज़्यादा की अभी चल रही है। लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है हम वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, मतलब सेकंड नंबर पे आती है। कॉन्टिन्यूस ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है, और कहा जाता है, ऐसा आइडिया लगाया जाता है कि यार आफ्टर 250 के बाद हम नंबर 1 हो जाएंगे, चाइना को हरा देंगे। इंडिया कहीं नंबर 1 हो या ना हो, डजेंट मैटर, पॉपुलेशन में हमेशा टॉप कैटेगरी में रहेगा। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं नेशनल पॉपुलेशन एनपीपी के बारे में, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में। तो इसका जो ये इसलिए लागू की गई थी कि हम पॉपुलेशन को ना कम कर सके, जैसे कि रिडक्शन ऑफ बर्थ रेट, कि भैया लोगों को अवेयर करे कि जल्दी शादी करो, ठीक है कर लो, बट बेबी इतना जल्दी पैदा मत करो, गैप ईयर आपका होना चाहिए। तो बर्थ रेट में थोड़ा गिरावट आएगी तो पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल में आ सकती है। प्रोपेगेंडा, लोगों को प्रचार करना, मतलब नेशनल फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम चलाना, लोगों को अवेयर करना, सबसे ज़्यादा स्कूली एज से अगर बच्चे अवेयर हो जाएंगे तो आगे उनका माइंड सेट हो जाएगा। प्रचार करना, वाइडर स्कोप, बेनिफिट्स बताना कम चीज़ों के, कि हाँ भाई आपको ये मिल सकते, तो लोग थोड़ा सोचेंगे इस बारे में, ताकि पॉपुलेशन पॉलिसी जो है वो अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके। और उन सब के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाना और रिसर्च करना, काफ़ी रूटेड लेवल पे, जड़ से लेकर ऊपर तक सभी चीज़ों को यूज़ करना, ताकि हम एक नेशनल पॉलिसी को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके। और ये सब चीज़ें कंट्रोल में लाने के लिए ही की जा रही है। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के, अफसोस कि आपको अच्छे से पता भी चल चुके होंगे। तो उनमें से कुछ एक आएगा तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो रिवीजन के अकॉर्डिंग तो बच्चों ये हमारा चैप्टर नंबर 2 था। वन शॉट का सभी टॉपिक हमने ऑलमोस्ट कवर करे हैं, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप डीप तरीके से करना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी चीज़ें ईजिली फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो आप ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है और आइकॉनिक है,
तो यहाँ पर ऑफ़र चल रहा है 20, अब तो बढ़ गई है डेट, 24 हो चुकी है, ठीक है। तो कोई भी आप प्लान लोगे तो आपको 12, 15, 18 मंथ के साथ 4 मंथ का भी एक्स्ट्रा मिलेगा, एज़ पर योर प्लान। कौन सा ले रहे हो, CBSE का सब्सक्रिप्शन उसके साथ मिलेगा। एंड थैंक यू वेरी मच कि बच्चों आपको ये ऑप्सो की रिवीजन वाली क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। कोई कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और जितने भी फीचर्स हैं आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। वन टाइम ये वाला कोड डालने के साथ ही अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड कर लेना गूगल प्ले स्टोर से, और साथ ही एप्पल वाले एप्पल iOS से, ठीक है, ऐप स्टोर से। एंड थैंक यू वेरी मच। होप्स कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट like this video and share to your friend, and please subscribe this channel and don't forget to press the bell icon ताकि आपको अपकमिंग टाइम में फ्यूचर्स में वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रिवीजन से रिलेटेड होगी, मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और नेक्स्ट मंथ आपका जो अक्टूबर वाला होगा वो ध्यान रखना, वो कंप्लीटली आपका होगा सारा का सारा MCQ से रिलेटेड। एक बार मैं थोड़ा सा और बताया तो MCQ से रिलेटेड, उसमें हम आपके रीजनिंग असर्शन वाले भी करेंगे, और सिंपल थ्योरी हर एक टाइप के MCQ होंगे। और स्पेशल क्लासेस जो होगी आपकी ऐप पे चलेगी, लिंक मेरा प्रोफाइल में है, प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर भी मैं आपकी क्लासेस लूँगा, शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगी, पहले आपको पता चल जाएगी। तो वहाँ पर आप में से वॉइस में भी बात कर सकते हो, और क्या लोगे, ठीक है, फ्री होगा सारा। और वन टाइम ये कोड अप्लाई कर देना SHA07 का। तो पूरा वहाँ पर ऑलमोस्ट वन मंथ प्लस 15 डेज होंगे, सारा डीप करेंगे, काफ़ी लिमिटेड है। हो सका तो टर्म 2 की भी स्टार्ट कर देंगे, कुछ लेसन, ज़्यादा नहीं, कुछ लेसन। जब आपके पेपर फिनिश हो जाएगा उसके बाद तो 2 मंथ है या 3 महीने जैसे आना, हम टर्म 2 को भी ईजिली अचीव कर लेंगे, ठीक है बच्चों। बस आप अपना ऐसी सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। और यस, डोंट फॉरगेट, लेट्स क्रैक इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।